नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनाव प्रचार अब धमकी और डर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। धमकी दी जा रही है वोट के लिए, और धमकी कोई और नहीं दे रहा है, केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं। चुनाव आयोग खामोश है। विपक्ष पूछ रहा है कि चुनाव आयोग जीवित है या मृत है, बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। तो धमकी दी जा रही है। यहाँ अभी तक बम कट्टा और गोली की ही बात हो रही थी, लेकिन हम खुले आम मतदाताओं को धमकियां दी जा रही हैं कि वोट देने से रोक दो और उसी को वोट देने के लिए बाहर जाने दो जो हमारी पार्टी को वोट दे रहा हो, हमारे गठबंधन को वोट दे रहा हो। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह सीधे तौर पर मोकामा से अनंत सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनके चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने संभाल ली है। यानी जो माफिया अनंत सिंह है, जो अभी पिछले दिनों मर्डर के केस में जेल गए हैं, बड़ी मुश्किल में उनको जेल भेजा गया, लेकिन जेल जाने के बाद उनके चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने। और सीधे तौर पर मतदाताओं को धमकी देते हुए उनके जो वीडियो हैं वो वायरल हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष हमलावर है, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं चुनाव आयोग से कि आखिर चुनाव आयोग है कहां पर। कहीं अगर है तो फिर वो क्या कर रहा है, अपनी प्रेजेंस को दिखाए तो कम से कम कि उसकी उपस्थिति कहीं पर है। और इधर बीच इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने आज बड़ी घोषणाएं की हैं। घोषणाओं को लेकर, वादों को लेकर और अपने एजेंडे को लेकर एनडीए बहुत पीछे अपने को पा रहा है, और इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि एनडीए के चुनाव प्रचार में विपक्ष की बुराइयां और अपनी उपलब्धियों के बताने के नाम पर कुछ नहीं है सिवाय विपक्ष की बुराइयां। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ बात जो बीजेपी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, लगातार बिहार में जंगल राज की बात करते हैं, तो ये जंगल राज कहां पर है, किस तरीके से है, ये दिखाई पड़ रहा है बिहार में इस समय, सीधे तौर पर दिख रहा है। सुनेंगे हम लोग लल्लन सिंह को भी, लेकिन जिस तरह से ये सीधे धमकी देने के वीडियो आ रहे हैं अमलेंदु जी, क्या दिखा रहा है। और बाकायदा वो कह रहे हैं कि वोटर्स को जाने मत दीजिए बूथ तक, और अगर जाता है तो बाकायदा उसको आप सुनिश्चित करिए कि वो हमारी ही पार्टी को वोट दे। बिल्कुल समीर जी, और साफ तौर पर धमकी देते हुए लल्लन सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। वो वीडियो भी हम लोग देखेंगे जी। उसको कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, उसको आरजेडी ने भी ट्वीट किया है, और सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। खबर ये आ रही है कि जब ये कहा गया कि क्या चुनाव आयोग मर गया है, कहाँ सोया हुआ है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग ने लल्लन सिंह को नोटिस इशू कर दिया है जी। नोटिस का क्या मतलब है ये चुनाव आयोग जाने कि नोटिस का क्या मतलब है। लेकिन जिस तरीके से बताया जाता है कि 150 गाड़ियों के काफिले के साथ लल्लन सिंह पहुंचे थे, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो विरोध का मतदाता है उसको घर से ही बाहर मत निकलने दो, और निकले तो हमारे ही निशान पर जाकर वो वोट डाले ये इस तरीके से कहते हुए सुने गए। हालांकि लल्लन सिंह कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, तो अब लल्लन सिंह जाने, उनका बयान जाने। हाँ, लेकिन बयान सुन लेते हैं और समझ में आएगा कि कहाँ तोड़ा मरोड़ा गया है, कहा क्या है लल्लन सिंह ने। देखते हैं लल्लन सिंह का वो बयान जिसमें वो सीधे मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं, और उसको वहां पर मतदाताओं को कह रहे हैं कि अगर जो विरोधी पक्ष का मतदाता है उसको घर से ही न निकलने दिया जाए, वोट डालने ही न दिया जाए। सुन लेते हैं लल्लन सिंह का वो वीडियो वायरल जिसमें वो मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो, उनका घर में बात कर दी। आप बहुत अगर हाथ जो तो कहीं हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा हवा के घर में। इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल लें, और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। आगे देखिए, खिड़की भी बंद कर लिया करो, यश लोग देखते होंगे तो तुमको। तो ये सीधे तौर पर अमलेंदु जी जो कुछ कह रहे हैं लल्लन सिंह को दिखाई पड़ रहा है, सुनाई भी पड़ रहा है, और वहाँ की स्थानीय भाषा में बाकायदा वो कह रहे हैं कि घर से निकलने मत दो, और निकलता है तो फिर उसको कहो कि उसको वोट कहाँ डालना है, यानी हमारे ही चुनाव निशान पर। तो अनंत सिंह जेल में गए हैं, अब उनका एक तरह से उनके चुनाव की प्रचार की कमान संभाल रखी है लल्लन सिंह ने, और प्रचार इसी तरीके से कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, पूछा तो जाएगा ही कि आखिर चुनाव आयोग कहां पर है, क्या कर रहा है। उसको ये सारे पूरी दुनिया भर को दिखाई पड़ गया ये वीडियो। क्या चुनाव आयोग
आयोग तक भी पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है? हाँ, अब ये सवाल है कि चुनाव तो ये वीडियो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन हालांकि ये कहा जा रहा है कि शायद वीडियो पहुंच गया है चुनाव के पास। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इसको लेकर ट्वीट किया और राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा कि मरा हुआ चुनाव आयोग कहाँ है? कहाँ जी? तो चुनाव आयोग फिर जिंदा हो गया। ज्ञानेश कुमार गुप्ता बता रहे थे हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, हमारे लिए सब समकक्ष हैं। और जब वो बता रहे थे कि वो ना पक्ष है ना विपक्ष है, सब समकक्ष हैं, तो अपनी जाति के सम्मेलन में भाग ले रहे थे। तो जातीय गौरव बढ़ा रहे थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, वो बता रहे थे हमारे लिए सब जो है वो समकक्ष हैं, कोई पक्ष नहीं कोई विपक्ष नहीं है। लेकिन आरजेडी ने इस पर तगड़ा सवाल उठाया है और आरजेडी ने पूछा कि भाई वो मरा हुआ चुनाव आयोग जो है वो कहाँ है? समीर जी देखते हैं। और ललन सिंह का वो वीडियो टैग करते हुए आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने ये सवाल पूछा है और लिखा है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। कहाँ है मरा हुआ आयोग? बाकायदा इस बात को कह रहे हैं। आप हम लोगों ने देखा सुना इसको। हालांकि लल्लन सिंह का ये बयान आया है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हाँ, यहाँ हम भी स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो की हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राष्ट्रीय दलों ने और वहाँ के बिहार के राजनीतिक दलों ने इसको पोस्ट किया है। जी हाँ। इस पर किसी का कोई खंडन नहीं आया है, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये सही है। चुनाव आयोग भी इसी वीडियो के आधार पर नोटिस इशू कर रहा है, जैसी कि सूचनाएं मिल रही हैं। ललन सिंह सफाई दे रहे हैं, इसी वीडियो में सफाई दे रहे हैं कि बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हाँ। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया इसको लेकर कोई नहीं कह रहा है कि ये वीडियो फर्जी है। फर्जी, जी बिल्कुल। और ये एक वहां पर ऐसा लग रहा है चूंकि कोई चुनावी सभा नहीं है, रैली नहीं है, कोई नुक्कड़ सभा है, यानी किसी मोहल्ले में कई सारे लोगों को बुलाकर ये बात वो कह रहे हैं और सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं और बाकायदा ये कह रहे हैं कि जाने ही नहीं देना है। अब कौन रोकेगा? ये तो सीधे चुनाव आयोग को खुली धमकी दे रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं कि जो करना है कर लो। यहां 80-80, 50-50 गाड़ियों के काफिलों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने उन चीजों को, उन बातों का कोई संज्ञान नहीं लिया है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लोग हाथों में हथियार लेकर, वेपन्स लेकर जा रहे हैं। चुनाव मतदान की तिथि तारीख नजदीक आ गई है, 6 तारीख को पहले चरण के मतदान होने हैं और आचार संहिता लगे हुए 1 महीना करीब हो रहा है। या इस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सब समकक्ष है। तो क्या सभी को इस तरह की अनुमति दे दी गई है कि जिसका जो मन में आए वो करें? अगर सभी समकक्ष है तो इसका मतलब सभी को आचार संहिता तोड़ने की बाकायदा छूट दे रखी है चुनाव आयोग ने। और या अगर सभी के ऊपर आचार संहिता लागू होती है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई अगर ये है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही हो, यही सवाल पूछा जा रहा है। और चुनाव से यही पूछा गया था जब अनंत सिंह वाला प्रकरण हुआ, तब भी ये कहा गया कि क्या चुनाव आयोग मर गया है। सीधे सीधे कहा था तेजस्वी यादव ने कि क्या चुनाव आयोग मर गया है। जब ये कहा कि मर गया तब फिर आदेश हुए चुनाव आयोग की तरफ से कि वो गिरफ्तार करो अनंत सिंह को। और जो इनसाइड स्टोरीज तमाम मीडिया में आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि अनंत सिंह की शर्तों पर जो है गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह की राम दुलार यादव जिनकी जान ली गई, उनके पौत्र का हम लोगों ने वीडियो सुनाया था। वो साफ तौर पर कह रहा है कि ऊपर से ललन सिंह जो है, ललन बाबू जो है, उनका आदेश है और इसलिए ललन बाबू बचा रहे हैं। और अब ललन बाबू खुद वहां पहुंच गए हैं, कमान उन्होंने संभाल ली है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये चीजें जो है काफी ज्यादा गड़बड़ हैं। कांग्रेस ने भी लल्लन, हाँ वही, कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, सवाल उठाया है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल बिल्कुल कांग्रेस का भी ट्वीट देखते हैं। और लल्लन सिंह ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और पूछा है कि अगर कहीं है चुनाव आयोग तो बताए कि कर क्या रहा है वो। और लिखा है उसी वीडियो को टैग करते हुए कि मोदी सरकार के मंत्री लल्लन सिंह का कहना है, जो लोग बीजेपी जेडीयू के खिलाफ वोट करने वाले हैं, चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने मत दो। क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा? ये चुनाव आयोग से सवाल है। और जब सवाल उठे थे कि आखिर यहाँ इतनी हिंसा कैसे हो रही है, सैकड़ों दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ अनंत सिंह कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हथियारों के साथ चुनाव प्रचार में कैसे जा रहे हैं और खुलेआम किसी को मार दिया जाता है,
तब फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उस समय वो कानपुर में थे और जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं कि कानपुर में अब एक स्वजातीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे, अपनी जाति के गौरव से संबंधित सम्मेलन था, उसमें हिस्सा ले रहे थे। और उसमें फिर उन्होंने कहा ये कि उनके लिए, उनसे जब एक पत्रकारों ने कोई सवाल पूछा तो उनका जो जवाब था वो कहा उन्होंने कि हमारे लिए सब बराबर हैं, कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है। उनका बयान भी सुन लेते हैं, उस दिन उन्होंने क्या कहा था। और उसके बाद इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं, केंद्रीय मंत्री खुद मतदाताओं को धमका रहे हैं सीधे खुलेआम। तो सुनते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा था। ये समय वो भी है जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं। बिहार के चुनावों में हर राजनीतिक दल कंटेस्टेशन के साथ अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं है और क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रचार हो रहा है, किस तरह से जो चुनाव आयोग एक आचार संहिता बनाता है उस आचार संहिता की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस जो घटना हुई थी 30 अक्टूबर को, उस घटना में वो वहां पर मौजूद थे। खुद वहां पर पटना के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने ये बात कही। उसके बावजूद उनको 3 और नामजद रिपोर्ट में उनका नाम सबसे पहले था, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार करने में 3 दिन लग गए और इस दौरान वो अपनी दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ बाकायदा चुनाव प्रचार करते रहे। और अब समझ में आता है कि जब उनके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनके जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ने संभाल रखी है, अमलेंदु जी, और ये वो केंद्रीय मंत्री हैं जो 2 दिन पहले पटना में रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे थे। उस विजुअल को भी हम लोग देखेंगे। ये वही केंद्रीय मंत्री हैं जो सीधे तौर पर धमका रहे हैं मतदाताओं को और अपने समर्थकों से ये कह रहे हैं कि उनको वोट डालने के लिए जाने मत देना, बूथ तक पहुंचने मत देना। अब यहां चुनाव आयोग कैंपेन चलाता है कि हर मतदाता को जाकर वोट डालना चाहिए। ये वो तस्वीर है, बाईं तरफ लल्लन सिंह बाकायदा खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव चिन्ह को लहरा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चुनाव चिन्ह को लहरा रहे हैं और बिल्कुल बगल में ठीक खड़े हुए हैं अपने ललन सिंह जी और बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर। चूंकि नीतीश कुमार बगल में नहीं खड़े हैं तो इसलिए भी शायद ज़्यादा प्रफुल्लित होंगे कि अब नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह ही शायद कमान संभालेंगे। हो सकता है मन में यही लड्डू फूट रहे हों, ये तो वही जाने उनके लड्डू कौन से फूट रहे हैं और कौन से लड्डू नहीं फूट रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा, तो ऐसे में चुनाव आयोग की हिम्मत कैसे पड़ेगी ललन सिंह पे कुछ कार्रवाई करने की? सवाल यही, जब साफ दिख रहा है, जब प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा हुआ मंत्री जो है वो कह रहा है कि घर में से मत निकलने दो, तब देखना ये समीर जी की 4 तारीख को घर में से निकलने दिया जाएगा कि नहीं, 6 तारीख को घर में से निकलने दिया जाएगा कि नहीं निकलने दिया जाएगा। अब ये कठिन परीक्षा चुनाव आयोग की होनी है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को ये
साबित करना है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन नहीं है, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ये अब साबित करने की जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के ऊपर है कि मोकामा में किस तरीके की चुनावी प्रक्रिया होती है 6 तारीख को, ये देखा जाए। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती है और जिम्मेदारी है, लेकिन अब तक चुनौतियों का सामना करते हुए इसी तरीके से चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है कि कैसे वो सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में अपने को असमर्थ पा रहा है। क्यों असमर्थ पा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये सवाल बहुत गंभीर है और मुद्दा गंभीर है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष चुनाव आयोग को घेरता रहता है। और आज फिर एक बार महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं, उन सारी चीजों को लेकर, SIR को लेकर और भी कई जगहों पर, कई मामलों को लेकर, और आज से सभी जो 12 राज्य है वहां भी SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। इन सब के बीच बावजूद चुनाव आयोग की कार्यशैली में कोई बदलाव होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो अपने को बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा लगता है कि जानबूझकर साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन है, जो आरोप विपक्ष बार बार लगा रहा है। क्योंकि अगर ये बयान है इस तरह का, तो इसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक चुनाव आयोग नहीं कर पाया है। और इधर बीच एक बीजेपी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपनी ही सरकार और अपने ही गठबंधन पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 62,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं पूर्व ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने, और ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है जिसमें यह जानकारी दी है कि क्या कहा है RK सिंह ने, और लिखा है, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से यह ट्वीट आया है कि बिहार में नीतीश मोदी की सरकार ने अडानी के साथ मिलकर 62,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। ये बात बीजेपी के सीनियर लीडर और मोदी सरकार में बिजली मंत्री रहे RK सिंह ने कही है। मोदी प्लस अडानी की सांठगांठ और भ्रष्टाचार की पोल अब बीजेपी के नेता ही खोल रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की जोड़ी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब सच सबके सामने है। ये उसमें उन्होंने RK सिंह ने आरोप लगाए हैं। तो एक बड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से घिरी हुई है। हालांकि नई बात कोई नहीं है अमलेंदु जी, ये तो बार बार ये बात उठती रहती है। अभी पिछले दिनों ही अडानी को जिस तरह से बिहार में कौड़ियों के भाव जमीन दे दी गई, और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी NDA की सरकारें हैं वहां दी जा रही हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री रहे केंद्र सरकार में और बीजेपी की ही सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे, और अभी भी वो बीजेपी में ही है। RK सिंह जब ये बात कह रहे हैं तो फिर इन आरोपों की पुष्टि और बेहतर तरीके से होती है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से होती है। और ये जो आरोप लगाए हैं खासतौर से RK सिंह ने, ये RK सिंह के आरोप जो है वो साधारण आरोप नहीं समझे जा सकते समीर जी। और ये RK सिंह मतलब सिस्टम के अंदर के व्यक्ति हैं, मोदी जी के बहुत नजदीकी रहे थे। और तो अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के साथ कोई कारोबार जो है मोदी सरकार का चल रहा है, तो ये बहुत गंभीर जो है वो एक तरीके से समझा जा सकता है आरोप जो है। तो और ये आरोप इनको लेकर अब सरकार क्या जवाब देती है, बीजेपी क्या जवाब देती है, ये बीजेपी को निर्भर करता है। लेकिन ये सवाल तो उठने लगे हैं कि क्या वास्तव में मोदी जी की सरकार जो सिर्फ अडानी के लिए काम करती है और अडानी के कारोबार में मोदी जी की कोई हिस्सेदारी है। इस तरीके के आरोप अब विपक्ष लगा रहा है। और स्वयं मोदी जी के मंत्री रहे, उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे RK सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। जी बिल्कुल। और इस बीच जो लल्लन सिंह ने जो बयान दिया था उस पर उनका एक स्पष्टीकरण भी आया है। हालांकि हम लोगों ने बयान को सुना, कांग्रेस पार्टी ने, RJD ने, दूसरी पार्टियों ने उनके इस बयान को, उनके इस वीडियो को बाकायदा उसमें टैग किया हुआ है, लेकिन उनका भी एक उस पर स्पष्टीकरण आया है। और उन्होंने क्या लिखा है उस स्पष्टीकरण पर, उन्होंने कहा क्या है उसको भी हम लोग सुन लेते हैं। उनका कहना है कि ये तोड़ मरोड़ कर इसको पेश किया गया है। हालांकि उस बयान को हम फिर दोबारा भी सुनेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो इस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो उसको भी हम लोग सुनेंगे। पर यह बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है और सीधे सीधे मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। क्या इसके कार्रवाई चुनाव आयोग क्या करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत गंभीर मसला है। और सबसे ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग सीधे इस घेरे में है कि चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या करता है चुनाव आयोग ये देखना होगा। लेकिन
अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो फिर यह साफ हो जाएगा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। अमलेंदु जी, बिल्कुल ये आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। और जो स्पष्टीकरण ललन सिंह का एक और आया है समीर जी, और वो स्पष्टीकरण आया जो कि उनका एक वायरल हुआ था वीडियो बहुत ज्यादा है कि वैकेंसी की वो विधायक दल जो वो चुनेगा। मतलब गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा था वही बात दोहराई। अब फिर वो उसी तरीके से कह रहे हैं, लेकिन अब वो दूसरी तरीके से उसको कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री और बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति ही नहीं है तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जब तेजस्वी यादव को होश आया तो उनके पिता और माता दोनों भ्रष्ट थे, उनके कार्यकाल में अपार भ्रष्टाचार हुआ, अब ये क्या बिहार बनाएंगे। लेकिन ये अभी भी नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हम लोग सुन सकते हैं कि इस पे क्या कहना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का पद, एनडीए में मुख्यमंत्री चुनाव अगर एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल बहुत गंभीर है। और नीतीश कुमार इस मामले में अपने जो एनडीए गठबंधन के बाकी सहयोगी दल हैं वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं बनाना चाहती है, यह स्पष्ट है। और लल्लन सिंह जैसे कुछ लोग जो नीतीश कुमार की पार्टी के हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता हैं जो नीतीश कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प खेल इस समय एनडीए में चल रहा है, बीजेपी और जेडीयू के भीतर। लेकिन लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर, एक बार उन्होंने फिर सफाई दी है। इससे पहले वो अमित शाह की बात दोहरा चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने फिर मुख्यमंत्री के पद को लेकर कुछ बात कही है। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। अभी आप लोगों ने सुना नहीं है, कुछ दिन पहले ना देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा है। अमित शाह जी ने कहा है कि देश में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का और बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी है ये नहीं है तो मुख्यमंत्री ही होंगे कि वो होंगे कि कौन होंगे, इसका सवाल कहाँ उठता है। गृह मंत्री जी ने साफ कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं युवा सरकार लोग मैंने जनता बनाना चाहती है। यादव युवा सरकार जिनका होशी संभाले, जब होश संभाले तो भ्रष्टाचार की गोद में होश संभाले। माता और पिता दोनों भ्रष्ट, दोनों के राज में भ्रष्टाचार, तो उसी भ्रष्टाचार के गोद में जब होश संभाले तो क्या बिहार बनाएंगे। धन्यवाद। तो नीतीश कुमार की पार्टी के हैं लल्लन सिंह और मंत्री बने हुए हैं। और बड़ा आरोप, अभी एक खबर एक वेबसाइट ने छापी है अमलेंदु जी, बहुत ही गंभीर खबर है कि लल्लन सिंह ने बहुत नीतीश कुमार के बेटे को एक बड़ा सा घर, बहुत आलीशान घर गिफ्ट किया है। और जब वो ये घर उन्होंने गिफ्ट किया उसके कुछ दिन बाद ही ये केंद्रीय मंत्री बने हैं। खैर, अब वो उस वेबसाइट में वो खबर है जिसकी बड़ी चर्चा भी हो रही है। लेकिन लल्लन सिंह आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव के पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी, जबकि उनके साथ मिलकर काम कर चुके हैं। लेकिन इधर तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है और उसके अलावा जो उसके वादे जनता से किए जा रहे हैं उनको लेकर बिहार में काफ़ी चर्चा है। और इस फ्रंट पर पूरा का पूरा एनडीए पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है इंडिया गठबंधन से। आज फिर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज सुबह ही, और उन्होंने किसानों के लिए कुछ घोषणाएं की, कुछ नई बातें कही हैं। सुनते हैं क्या कहा तेजस्वी यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान हैं, सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का आप जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है बिहार में। देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है और इससे किसानों को जो है भारी राहत जो है मिलेगा।
तो ये घोषणाएं और एमएसपी को लेकर, किसानों को लेकर, और दूसरी बात ये कि इंडिया गठबंधन ने जो अपने साझा घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उनको लेकर पूरा का पूरा एनडीए सत्ते में है, और एनडीए ने भी दबाव में उसके आने के कुछ दिन के बाद घोषणा पत्र जरूर जारी किया है संकल्प पत्र के नाम से, लेकिन उस संकल्प पत्र में वो तमाम बातें दोहराई गई हैं जिनको इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में रखा गया है, लेकिन ये दिखाई भी पड़, जबकि उन्हीं तमाम मुद्दों पर सवाल उठ रहे थे। तो घोषणा पत्र के मुद्दे पर बुरी तरीके से घिरा हुआ है एनडीए गठबंधन, लेकिन अब जिस तरह से मतदाताओं को सीधे धमकी दी जा रही है वो एक गंभीर मुद्दा बन गया है कि क्या इसी तरीके से एनडीए और बीजेपी इसी तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनाव आयोग बहुत खामोशी के साथ उन सारी चीजों को देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग एकदम शांत है, एकदम निष्क्रिय पड़ा हुआ है, और चूंकि वैसे भी ये शीतकाल शुरू होने जा रहा है तो इस ऐसे समय में जो सरीसृप प्रजाति के होते हैं जंतु वो शीत मुद्रा में चले जाते हैं, ये कहा जाता है, तो बिल्कुल शीत मुद्रा में चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब कहा गया कि क्या मर गया है चुनाव आयोग, तो थोड़ा सा फिर उसमें सांस पड़ी है चुनाव आयोग में, तो दिखावे के लिए कुछ कार्रवाई हो रही है। अभी खबर आ रही है कि ललन सिंह को नोटिस इशू हुआ है, हमें नहीं मालूम हुआ भी कि नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग की, हाँ चुनाव आप बताएंगे, लेकिन जो मीडिया में चल रहा है कि साहब नोटिस इशू हुआ है, तो हो सकता है नोटिस इशू भी हुआ हो, लेकिन उस नोटिस से होना क्या, साफ तौर पर कहते हुए सुने जाना है ये है। लेकिन ठीक है, अपना अपना सबका है, कौन किस तरीके से करता है तो उनको अपना करने का अधिकार है। लेकिन समीर जी, तेजस्वी यादव ने आज घोषणाएं की, बहुत सारी एमएसपी को लेकर की, नौकरी को लेकर की, तमाम बातें कही, लेकिन एक बड़ी घोषणा अपने केंद्रीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, हाँ। उन्होंने भी की बिहार में। हाँ। सारण में उन्होंने कहा कि वो बिहार की सड़कें अमेरिका जैसी बना देंगे। नीतीश कुमार तो बता रहे थे कि अमेरिका जैसी सड़कें बना दी उन्होंने पहले, हाँ। तो अभी नितिन गडकरी कौन सी सड़कें अमेरिका जैसी बनाएंगे? असल में बिल्कुल सही बात है, हम लोग नितिन गडकरी को भी सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी के नेता ये भूल जाते हैं कि 20 साल से बिहार में किसकी सरकार है और 11 साल से केंद्र में किसकी सरकार है। तो सुन लेते हैं नितिन गडकरी बिहार के लिए क्या वादा कर रहे हैं और अब तक उन्होंने क्या किया ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अब क्या करेंगे ये जरूर बता रहे हैं। सुनते हैं नितिन गडकरी को। निश्चित आप चिंता मत करिए, मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा, और वो दिन अब दूर नहीं है। आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। एक से एक ब्रिज बना दूंगा, कोई कठिनाई नहीं है, सब कुछ हो सकता है। ये मैं कि आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, ये आपका पैसा है, आप मालिक हैं, हम सेवक हैं। आपके लिए ईमानदारी से काम करना, इसीलिए आपने हमको चुनकर दिया है। और मुझे बताइए कि ये जो कुछ काम हुआ इसका श्रेय मुझे, जनार्दन सिंह जी को है, नीतीश कुमार जी को है, मोदी जी को है? नहीं, इसका श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अरे आप जनार्दन सिंह जी को चुनकर नहीं देते, एनडीए की मेजॉरिटी नहीं बनती, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, और तो मैं मंत्री कहां से बनता? ये आपने बनाया, आपके कारण बनाओ। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना है। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आज कई सारी सभाएं हैं बिहार में और नितिन गडकरी ये घोषणा कर रहे। अच्छा, ये भी कह रहे हैं हम लेंदू जी कई सारे ब्रिज बनाएंगे, हालांकि ये वादा उन्होंने नहीं किया कि ये ब्रिज गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। हाँ, ब्रिज गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे ये वायदा नहीं किया। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो श्रेय है वो मोदी जी को नहीं है और नीतीश जी को नहीं है, वो श्रेय आपको है कि मैं मंत्री बना इसलिए ये होगा और इसलिए ये होगा। तो यानी मोदी जी को, नीतीश जी को श्रेय नहीं है, गडकरी जी को श्रेय इसका जाएगा, ये भी गडकरी जी स्पष्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई 20 साल से आप ही की सरकार है, 11 साल से केंद्र में आप ही की सरकार है, तो ये वर्ग स्तरीय जो है, विश्व स्तरीय सड़कें अभी तक क्यों नहीं बनी थी? अब ये जवाब दीजिए। विश्व स्तरीय सड़कें और राज्यों में कितनी बनी है? जगह जगह खुद जाती हैं, वहां से पानी गिरने लगता है, ढह जाती हैं। मालूम पड़ता है कि मोदी जी उद्घाटन करके आए और तीसरे दिन मालूम पड़ा वो सड़क ढह गई।
तो ये खबरें आती हैं, तो ऐसी खबरें क्यों आती हैं? तो ये अच्छा, अब ये बताइए कि टोल टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, आप सड़क बिहार में बनाएंगे तो ये भी बता दीजिए गडकरी जी। तो ये मतलब चूंकि तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की हैं, तो यहाँ आकर सबको कुछ ना कुछ घोषणाएं करनी है, और उसके बाद किसी को लौट कर बिहार आना नहीं है। मोदी जी भी पहले कर गए थे घोषणाएं। आज फिर अमित शाह जी कह रहे थे कि अब लोग जो है वो एम्स में दिल्ली नहीं जाएंगे इलाज कराने, दरभंगा के एम्स में आएंगे इलाज कराने के लिए। और दरभंगा का एम्स मोदी जी बनवा चुके बहुत पहले। वहाँ तो इमारत ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है। हाँ, एम्स बन गया, एम्स बन गया तालाब में सरकंजे दौड़ रहे हैं जी, और बता रहे हैं कि एम्स बन गया है वहाँ। तो ये अमित शाह जी बता रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इस तरह की घोषणाएं ये दिखा रही हैं कि इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र के आगे किस तरीके से दबाव महसूस कर रहा है एनडीए। लेकिन इन सब के बीच और ये कहा भी जा रहा है कि जो तमाम तरह के भाषाओं का एक गिरता स्तर दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के नेताओं में, उसके पीछे भी बड़ा कारण यही है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने भी इस पर सवाल उठाया है। सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर, और जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है बिहार में एनडीए की ओर से, उस पर क्या कहा है उन्होंने। प्रधानमंत्री भारत के, तो ये तो मतलब कि बड़ा शर्म की बात है जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कट्टे की बात करते हैं। तो ये तो अब बिहार की जनता डिसाइड करेगी कि उनको कट्टा वाली सरकार चाहिए, तलवार बांटने वाली सरकार चाहिए, कि तेजस्वी चाहिए उनको जो रोजगार बांटने के बात करती है। आप लोग को टारगेट करते हुए दिखते हैं, छठ को लेकर के भी कह रहे हैं। कोई नया बात नहीं है, कोई नया बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास, चाहे पूरे एनडीए के पास, लालू परिवार को गाली देने के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, उनकी कुछ अपनी उपलब्धि है ही नहीं। प्रधानमंत्री 5 साल पहले भी इवन मेरे चुनाव, पार्लियामेंट्री चुनाव में भी आकर के वहाँ पे मेरे छपरा में उन्होंने बोला था, हाँ कि हाँ 1 साल पहले, 5 साल पहले, वो 5 साल से वो चीनी मिल अभी तक इंतजार ही कर रहा है कि कभी चीनी मिल भी खुलेगा। एक सुई का फैक्ट्री तो खोले नहीं, तो क्या बात करेंगे? तो ये लोग कट्टा की बात करेंगे, तलवार की बात करेंगे, यही सब उनको ये सब बात करने दीजिए। हम लोग अपने लक्ष्य में है कि हर एक घर रोजगार आएगा, तभी हर घर परिवार खुशहाली से जी सकता है। ललन सिंह जी, तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनके पास बताने के लिए, जनता से वादा करने के लिए कुछ नहीं है, और इसलिए इस तरह की बातें बोली जा रही हैं, कट्टा, बंदूक, गोली, इस तरह की बातें हो रही हैं। और दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है वोट डालने, और अगर वोट डालने के लिए निकलना है तो केवल और केवल एनडीए के उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए निकलना है। अब ये, और इस पर चुनाव आयोग भी खामोश है। लेकिन इतना तो तय है कि मुद्दों की राजनीति में बीजेपी और एनडीए पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुद्दों की राजनीति में एनडीए और बीजेपी काफी पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री बिहार पहुंचकर अपनी जुबान से कट्टा लहरा रहे हैं जी। मतलब कोई सभा ऐसी नहीं जाती होती कि जिसमें वो कट्टा ना लहराएं अपनी जुबान से। तो ये प्रधानमंत्री कट्टेबाजी पे उतर आए हैं। तो अब प्रधानमंत्री जो, मतलब हम पिछली बार तो थे लोकसभा चुनाव में भैंस खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, लेकिन इस बार भैंस खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि मुकाबला उन लोगों से ही है जो भैंस दूना जानते हैं। तो अब वहाँ जाके भैंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ कट्टा ले आ रहे हैं प्रधानमंत्री अपनी जुबान से। तो ये लेके इसको मीसा भारती ने भी सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री पे कि प्रधानमंत्री भाषा का कितना स्तर गिर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा ही था कल भी कि भाई ये हमने ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जिसका इतना भाषा का स्तर गिरा हुआ है, और प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठते ही रहते हैं। बिल्कुल, भाषा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी ले चलते हैं सीधे बिहार के औरंगाबाद। कांग्रेस पार्टी की वहां पर इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है, वहां राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है, और वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए राहुल गांधी गए हैं। सीधे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है वहां। नमस्कार, प्रणाम। कहना यह चाहते हैं भाई कि आज बदलाव की स्थिति है। हम सभी से आग्रह करेंगे, हर एक समाज, हर एक जाति, हर एक संप्रदाय, हर एक समुदाय के लोगों को ये आग्रह करते हैं कि आप अपना मतदान महागठबंधन के फेवर में कीजिए, ताकि हम लोग सभी कामयाब हों। इसी के साथ धन्यवाद सर। अब हम आनंद शंकर जी से आग्रह करते हैं, आप आइए, मंच संभालिए और साहब बोलिए। लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच में हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अनुग्रह बाबू की इस पावन धरा पर, सतेंद्र बाबू की इस पावन धरा पर मैं
आप लोगों के बीच में औरंगाबाद विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने जो मुझे, तो औरंगाबाद में इस समय राहुल गांधी हैं और वहां प्रचार के लिए गए हुए हैं और आज प्रचार पहले चरण के मतदान होने हैं 6 नवंबर को। आज प्रचार का आखिरी दिन है, तो आज सभी पार्टियों ने उन सीटों पर ताकत झोंक रखी है जहां 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। और इधर बीच जिस तरह से प्रचार के दौरान धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह से प्रचार के दौरान भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की भाषा पर इतने सवाल उठ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र के बाद बीजेपी के नेताओं की ओर से जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं उनकी चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है। एक बार सुनते हैं आरजेडी की सांसद हैं मीसा भारती क्या कह रही हैं और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा को लेकर। और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं तमाम आ रही है। आरजेडी के नेता मनोज झा को भी हम लोग सुनेंगे और उन्होंने भी इस पर कई सारे सवाल उठाए हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भाषा का स्तर ठीक होने के बजाय और नीचे ही चला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, भाषा का स्तर और गिरता ही चला जा रहा है। और जैसा हम लोग पहले भी कहा समीर जी कि प्रधानमंत्री का भाषा के मामले में प्रतिस्पर्धा जो है वो खुद की उनसे ही होती है जी। कि पिछली बार भाषा के स्तर पर कितना नीचे गिरे थे और अब और कितना नीचे गिरेंगे, तो हर बार प्रधानमंत्री एक नया प्रतिमान स्थापित करते हैं भाषा के मामले में नीचे गिरने का, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और मीसा भारती ने भी इसको लेकर सवाल उठाया कि आखिर प्रधानमंत्री की भाषा इतनी क्यों गिर रही है, प्रधानमंत्री कट्टा क्यों लहरा रहे हैं। ये सारी बातें मीसा भारती ने भी पूछी हैं और कहा है कि भाई हम लोग तो बात कर रहे हैं कि नौकरी और रोजगार की बात हो रही है, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो रही है, प्रधानमंत्री आकर यहाँ कट्टा लहरा रहे हैं जी। तो सुनते हैं क्या कहा है मीसा भारती ने। देखिए, अपार समर्थन मिल रहा है और अपार समर्थन जब मैं कहती हूँ तो खास तौर पे बिहार के बेरोजगार नौजवान भाइयों का समर्थन तेजस्वी को बहुत मिल रहा है, महागठबंधन के जहाँ भी उम्मीदवार खड़े हैं, क्योंकि हम मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो और चाहे नौकरी और रोजगार की बात हो। तो इसलिए जो आप बताइए 2005 में से डबल इंजन की सरकार है ना, 2005 में जो बच्चा पैदा हुआ आज फर्स्ट टाइम वो वोटर है, 25 साल का हो गया ना, 2025 है, फर्स्ट टाइम वोटर है। 18 साल में वोटर तो फर्स्ट टाइम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उसके बाद वाले जो अभी वोटर हैं। और सब लोगों ने देखा है कि बिहार की बदहाली को उन लोगों ने देखा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ना तो बिहार में एक फैक्ट्री है, ना रोजगार के साधन है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। और वहीं आप देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से, भरी मंच से चुनावी सभा से कहता है कि कट्टे की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी जो महागठबंधन के चेहरा है वो नौकरी देने की बात करते हैं, वो सिंचाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, कार्रवाई और सुनवाई की बात करते हैं। तो ये लोग देख रहे हैं और इस बार आपको चुनाव में दिख रहा होगा कि बहुत साइलेंटली युवाओं ने अपना मन बना लिया है, तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, लगातार प्रधान तो जो चुनाव में जिन मुद्दों की बात हो रही है उन मुद्दों पर की चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि इसमें इस मामले में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष के एनडीए के माफ़ कीजिएगा जो वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी है और केंद्र में भी सत्तारूढ़ पार्टी है, एनडीए गठबंधन है, वो लगातार पुराने विपक्षी पार्टियों को कोसने के अलावा अपनी योजनाओं और अपने घोषणा पत्र की चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जब घोषणा पत्र बड़े दबाव में जारी भी किया गया, संकल्प पत्र अमलेंदु जी, उसकी भी चर्चा नहीं हो रही है प्रधानमंत्री के भाषणों में या गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों में। नीतीश कुमार ने तो उसको शेयर भी नहीं किया है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने खुद तो उसको शेयर भी नहीं किया और प्रधानमंत्री भी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री भी बात नहीं कर रहे हैं जी। बात हो रही है वहाँ एनडीए की तरफ से कट्टे की बात हो रही है, कट्टा लहराया जा रहा है जो मुँह जुबानी, तो ये बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो मीसा भारती कह रही हैं और रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि भाई बात जो होनी चाहिए वो बात वो नहीं हो रही है और मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है। तो मुद्दों पर बात तेजस्वी कर रहे हैं, मुद्दों पर बात महागठबंधन कर रहा है। जैसे हम लोगों ने बताया था कि परसों रात जो है तेजस्वी ने नौकरी संवाद किया, उसमें बात रखी कि नौकरी किस तरीके से दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, ये सब बात रखी।
आज सुबह उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किसानों को लेकर बातचीत की है, एमएसपी को लेकर बातचीत की है। आखिर जो बातें महागठबंधन कर रहा है या तेजस्वी कर रहे हैं, यही बातें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, रोजी रोटी रोजगार की बातें क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल लगातार उठ रहा है समीर जी। जी बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है और लगातार इस पर पूछा जा रहा है कि आखिर क्या एनडीए के पास, बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है? वो अपनी उपलब्धियां इन 20 साल में बिहार में उसने क्या किया और 11 साल से केंद्र में क्या किया, इस बात को वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं है। और जो बीजेपी के नेता हैं वो घेर रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है एनडीए के नेताओं की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक बार सुनते हैं आरजेडी के नेता सांसद हैं मनोज झा, वो क्या कह रहे हैं। सर, कैंपेन कैसे चल रहा है बिहार में? बहुत बढ़िया। ये कैंपेन हमारा चल ही नहीं रहा, जनता का कैंपेन है। और जब जनता कैंपेन हाथ में ले लेती है ना, तो नेताओं को, दलों को काफी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। राहुल गांधी बीते दिनों बेगूसराय में गए थे, तालाब में मछली पकड़ी। उस की गिरिराज सिंह का ट्वीट आया है, जब मलेशिया से मन भर गया है तो बिहार के साफ सुथरे तालाब में। अब गिरिराज सिंह जी की मतलब खुशकिस्मती है कि आपके एजेंडे में आ जाते हैं। गिरिराज सिंह जी का पूरा नैरेटिव, मंत्रालय उनका क्या है पता है कि नहीं? हिंदू मुसलमान, हलाल झटका, उसी सब तरह की चीजों को उनको रहने दीजिए। बेचारे बहुत परेशान है क्योंकि उनके दल में, उनके कंपटीशन में बहुत लोग पैदा हो गए। कल अशोक बाबू, बताइए, हुकुमदेव बाबू के बेटा हुकुमदेव नारायण यादव, समाजवादी तेवर के आदमी, उनका बेटा अब गिरिराज सिंह जी से कंपटीशन कर रहा है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायत के चुनाव से लेकर संसद के चुनाव में पहुंच जाते हैं, उनके पास और भी देश नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री जब चुनाव में आए तो चुनाव में विकास की बातें करें। ये जो कट्टा, क्रूरता, कपट, कालीक, ये जो तुकबंदी बिठाते हैं ना, वो बेतुका लगता है। किसी प्रधानमंत्री को भाषाई गरिमा इतना गिराते हुए हमने नहीं देखा। एक आखिरी सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर आते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से नहीं निकलने देना। नहीं, मैं तो सीधे कह रहा हूँ, ये हमने कंप्लेन भी किया चुनाव आयोग को। ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछेगा कि हुजूर ये कौन सा जंगल राज है? ये तो व्यक्ति आपके साथ कैबिनेट में है, कैबिनेट में है, और आप चुप हैं, झिग्गी बन जाती है। तो भाषाई गरिमा को इतना निचले स्तर तक ले जाते हुए किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा, ये कह रहे हैं मनोज झा। और अब चलते हैं एक बार बिहार, औरंगाबाद सीधे रुख करते हैं। वहां पर जो इंडिया गठबंधन की जनसभा हो रही है, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनते हैं उन्हें। जी, हमारे कैंडिडेट आनंद शंकर सिंह जी, गुलाम शाहिद जी, स्टेज पे महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है आपका? बढ़िया है? नीतीश जी को हटाने का प्लान है आपका? काम जारी है, चल रहा है? 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं और वो चला रहे हैं मगर चल नहीं रही है, आपका ये कहना है। तो मेरा एक सवाल है, और ये जो यहां युवा बैठे हैं, जो यूथ बैठे हैं, इनसे सवाल है। मैं हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जाता हूं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, अरुणाचल, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब जगह जाता हूं, और जहां भी मैं जाता हूं मुझे बिहार के युवा दिखाई देते। और आप मेहनत करते हो। लद्दाख में बर्फ में सड़क बन रही थी, कौन बना रहा था? बिहार के लोग। सूरत में डायमंड कटिंग होती है,
कपड़ा बनता है कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो, मजदूरी आप करते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनते हैं, टनल बनती है, कौन बनाता है? बिहार के युवा बनाते हैं। आपको नीतीश जी ने देश का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, आप मजदूरी करते हो। ऐसा भविष्य आप चाहते हो? क्या बिहार का युवा चाहता है कि वो अपनी जिंदगी मजदूरी करते हुए बिता दे? यहां पे एक समय हुआ करता था बिहार में, जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी यहां थी। आजकल सेलफोन चाइना में बनता है, जापान में बनता है, कोरिया में बनता है। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, चाइना जाते हैं, उज्बेकिस्तान तक जाते हैं। मगर एक समय था जब चाइना से, जापान से, कोरिया से दूर दूर से लोग आकर बिहार में पढ़ाई करने के लिए आते थे। यह आपकी हिस्ट्री है, आप में कोई कमी नहीं है। बात यह है कि आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करना चाहती है। मोदी जी आते हैं, आए थे, और मैं बिहार के युवाओं से यह सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने आपसे कहा कि बीजेपी ने डेटा को इतने कम पैसे पे देना शुरू कर दिया कि आप रील देख सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? और ये जो नरेंद्र मोदी आपको कह रहे हैं कि आपको मैंने बहुत कम दाम में डेटा दिया, ये पैसा किसको जा रहा है? ये जियो को जा रहा है, रिलायंस को जा रहा है। जैसे ही आपने रील देखी, वीडियो बनाया, वीडियो भेजा, डेटा का प्रयोग किया, पैसा अदानी और अंबानी के जेब में गया। तो प्रधानमंत्री आके आपसे यह कह रहे हैं कि मैंने डेटा इतना कम दाम पे आपको दिलवा दिया, आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। और ये कर क्यों रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप 24 घंटा रील बनाओ, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, और जो सच्चे सवाल हैं, रोजगार का सवाल, पेपर लीक का सवाल, शिक्षा का सवाल, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, यह सवाल मत पूछो। तो एक प्रकार से बिहार के युवाओं को एक नया नशा दिया जा रहा है। जैसे ड्रग्स होते हैं, शराब होती है, यह 21वीं सदी का नशा है कि आप 24 घंटा रील देखते जाओ। प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। यह देना चाहिए कि पेपर लीक इस प्रदेश में कब बंद होगा। यह देना चाहिए कि यहां पे अस्पताल, अच्छे अस्पताल कब चालू होंगे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए दिल्ली में, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है, नीचे जाके देखिए, हर रात वहां पे 2-3 हजार लोग सोते हैं, फर्श पे सोते हैं। कहां के हैं? बिहार के हैं।
मैं वहां गया, मैंने उनसे पूछा भाई यहां क्यों आए? मुझे कहते हैं राहुल जी, बिहार में लोग अस्पताल जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। वहां पे इलाज नहीं होता, वहां पे ना अस्पताल है ना पीएचसी है, इलाज कराना है तो हमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आना पड़ता है। यहां पे स्टूडेंट्स, युवा खड़े हैं, आप मेहनत करते हो, पहले आप 4 बजे सुबह उठ के रनिंग करते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप्स करते थे, वर्जिश करते थे। क्यों? क्योंकि आप सेना में जाना चाहते थे। एक रास्ता था कि चलो देशभक्ति के रास्ते पे चलते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में चलो। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा। और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसको, उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो रास्ता बंद किया। दूसरा रास्ता था पब्लिक सेक्टर का, सरकारी कंपनियों का। HAL जैसी कंपनी, BHEL जैसे कंपनी, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी, ऐसे पहले हजारों कंपनियां हुआ करती थी। इन कंपनियों में दलित, अति पिछड़ा, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, अल्पसंख्यक लोग जा सकते थे। सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए, सारे की सारी प्राइवेटाइज कर दी। किसको दी? अदानी अंबानी जैसे लोगों को दी। वो भी रास्ता बंद किया। और फिर अब बिहार में नया फैशन बना है, जितनी भी पढ़ाई करनी हो कर लो, पेपर के 1-2 दिन पहले पेपर लीक होगा। आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी जान पहचान नहीं है, आपके जेब में लाखों रुपए नहीं है, तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अमीर हो, अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट के बेटे हो, जान पहचान है, तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर आपको मिल जाएगा, आप सीधे सरकार की नौकरी पा पाओगे। ऐसा बिहार में नहीं चाहिए। 2 हिंदुस्तान बना रखे हैं, एक अरबपतियों का, सूट बूट वालों का, उनसे मोदी जी गले लगते रहते हैं 24 घंटा, उनकी शादियों में जाते हैं, उनके साथ डांस गाना होता है। आपने कभी नरेंद्र मोदी को किसान से गले लगते हुए देखा है? कभी देखा है? छूते हुए देखा है किसान को? किसी मजदूर को छूते हुए देखा है नरेंद्र मोदी को? नहीं। और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का, पूरे देश को बताया मैं यमुना में जाके स्नान करूंगा, नहाऊंगा। आपने देखा? वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया गया था। देखा ना आपने? प्रधानमंत्री को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे, यमुना के गंध में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे, आम जनता जाएगी। वो पानी उनको पीना पड़ेगा, मर जाए तब भी पीना पड़ेगा, मगर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल तालाब बनाया जाएगा। और फिर वो बिहार के लिए ड्रामा करेगा, आएगा, उसमें नहाएगा। हमारे मीडिया के जो मित्र हैं पाइप नहीं दिखाएंगे, वो गलती से किसी ने पाइप दिखा दिया, नरेंद्र मोदी कहते मैं नहीं नहाऊंगा। अब तो सच्चाई बाहर आ गई। तो ये चल रहा है। अब बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी का कुछ लेना देना नहीं है।
जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। हमने एक निर्णय लिया है जो अभी भाषण में बोला गया, हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की बनेगी, तो किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। बिहार की, बिहार के युवाओं की, बिहार के किसानों की, बिहार की मजदूरों की सरकार होगी। मैं आपको यह गारंटी देता हूं, महागठबंधन आपको यह गारंटी देता है कि इस सरकार में अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने अति पिछड़ों के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया, उनको रोजगार दिलवाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, आरक्षण के लिए। पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, अति दलितों की सरकार होगी, माइनॉरिटीज की सरकार होगी, और गरीब जनरल कास्ट की भी आवाज इस सरकार में होगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब नया फैशन, नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़। भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया, और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है, बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता भैया। बिहार के जो युवा हैं वो जानते हैं कि वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है, जानते हैं कि वोट चोरी का मतलब दलितों का अधिकार, अति पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार, ये सब खत्म हो जाएंगे। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। आपकी जमीन चली जाएगी, रोजगार नहीं मिलेगा, चाइना का माल यहां बिकेगा, अदानी अंबानी को फायदा होगा, चाइना के युवाओं को फायदा होगा, आपका नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि बिहार में एक बार फिर रोजगार आए, इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियां लगे, बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए खुलें, सिर्फ अदानी अंबानी के लिए नहीं। उनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है। बिहार के किसान का कर्जा माफ किया इन्होंने कभी? ले लेता है। तो बीमा योजना लाए हैं, चोरी करने का नया तरीका, किसान से पैसा लेकर प्राइवेट कंपनियों को देने का तरीका। हां, ये देखा ना, ये आई बात, ये आई सच्चाई। पैसा बहुत है ना नरेंद्र मोदी जी के पास, अदानी के पास, अंबानी के पास। तो हमने निर्णय लिया है, हमारी कोशिश है कि देखिए ये सेलफोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब इस सेलफोन के पीछे मेड इन बिहार लिखा हो, और चाइना के युवाओं को पता लगे कि बिहार जैसी एक जगह है जहां पे सेलफोन बनता है, कैमरा बनता है, गाड़ियां बनती हैं, हवाई जहाज बनते हैं, और बिहार के युवाओं को रोजगार मिलता है। और एक गारंटी तो मैं आपको दे रहा हूं, महागठबंधन यहां पे आपकी शिक्षा की मदद करेगा, मगर मैं एक पर्सनल गारंटी आपको दे रहा हूं, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, आप लिख लो, उस दिन दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बिहार में हम बनाएंगे।
और ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे कि ये चाइना वाले, जापान वाले, कोरिया वाले, इंग्लैंड वाले, जर्मनी वाले सारे के सारे बिहार आएंगे। लाइन लगेगी, भैया हमें बिहार में शिक्षा चाहिए। बिहार की जो सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है उसमें हम पढ़ना चाहते हैं। यह हमारा विजन है। तो बिहार के औरंगाबाद में ये राहुल गांधी की जनसभा है और आज प्रचार का आखिरी दिन है और पहले चरण के लिए बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होंगे। प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा और जिस तरीके से मतदाताओं को केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह धमकी दे रहे हैं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और चुनाव आयोग की इन सब पर खामोशी भी लोगों को हैरान कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपको बता दें कि एसआईआर पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है एसआईआर पर, और 2 बजे से हम लोग भी आपको कोर्ट से लाइव वहां पर अपडेट देंगे, एक लाइव फिर करेंगे और क्या कुछ हो रहा है एसआईआर पर, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई आज है। हालांकि बिहार में तो अब एसआईआर के जरिए ही मतदान अब होने की तैयारी हो रही है और चुनाव आयोग ने पूरे देश में कराने की घोषणा भी कर रखी है 12 राज्यों में, उसकी भी शुरुआत आज से हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की निगाह में एसआईआर को जिन मुद्दों पर चुनौती दी गई है वो उनको कैसे देख रहा है, ये आज पता लग सकता है। तो आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।